हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। पीवाईक्यूज की सीरीज में इससे पहले हमने हिस्ट्री एंड पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस यूकेपीएससी के द्वारा विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हें हमने कवर किया। अब हम इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे गए हैं उन्हें कवर करेंगे और साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस ट्रेंड में आयोग इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछता है, ताकि आने वाले जो कई एग्जाम्स इस साल हैं उनके लिए हम एक बेहतर तैयारी कर सकें। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। When did first industrial policy of India come into existence? तो भारत की पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस 1948, अप्रैल 1948 में यह अस्तित्व में आई। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि किसके द्वारा अनाउंस की गई, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहली हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी ये अनाउंस की थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। और अप्रैल 1948 में पहली औद्योगिक नीति भारत की अस्तित्व में आई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रीमियम अमाउंट फॉर प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है ये एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। इसके लिए प्रीमियम राशि वो पूछ रहा है, तो सालाना 12 रुपया आपको इस राशि इस योजना में जमा करना पड़ता है। अगर आप 18 से 70 साल के बीच में हैं, आपके पास बैंक अकाउंट है, तो आप इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं और उसमें सालाना 12 रुपया आपको प्रीमियम राशि के तौर पे इसमें भरना होता है। अगला क्वेश्चन कि इन विच ईयर डिड नीति आयोग कम इनटू एग्जिस्टेंस? नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो जनवरी 2015 में ये अस्तित्व में आया। इससे पहले ये योजना आयोग एक था जो कि गवर्नमेंट के पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में कार्य करता था। फिर जनवरी 2015 में इसे नीति आयोग कर दिया गया, क्योंकि जो योजनाएं अभी पंचवर्षीय योजना थी उन्हें बंद कर दिया गया था। तो नीति आयोग अब पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में गवर्नमेंट के लिए कार्य करता है। कई बार वो नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो नीति की फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? ऑफ कोर्स चाइना है। चाइना के साथ हमारा सबसे ज्यादा व्यापार चलता है। यहाँ पे ध्यान रखिए ये ट्रेडिंग पार्टनर पूछ रहा है, इसने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पार्टनर नहीं पूछा। ट्रेडिंग में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही शामिल हो जाते हैं। अगर ये सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर पूछता, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर, तो फिर वो यूएसए होता, क्योंकि यूएसए को हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पार्टनर पूछता तो वो अगेन चाइना ही होता, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपोर्ट हमारे पास चाइना से होता है। लेकिन टोटल ट्रेडिंग पार्टनर पूछा है तो इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों शामिल हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे भी सही आंसर ऑप्शन डी चाइना ही होगा ना। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड? वैश्वीकरण में क्या शामिल नहीं है? आपको अगर ध्यान हो, आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, तो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारी कंट्री में आए थे। इसमें मेनली 3 पॉलिसीज हमने अपनाई थी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसी ग्लोबलाइजेशन की ये बात कर रहा है कि इसमें इनमें से क्या चीज शामिल नहीं है। ग्लोबलाइजेशन से मतलब है कि आप फ्री ट्रेड को बढ़ावा देते हैं, जो पूरा ग्लोब है वो आपका मार्केट बन जाता है आपकी कंट्री के लिए, और इसी तरह पूरे ग्लोब के लिए आपकी कंट्री भी एक मार्केट बन जाती है। तो इसमें फ्री ट्रेड के में अब आपको ध्यान में रखना है कि इनमें से कौन सी चीज फ्री ट्रेड को बढ़ावा देगी। आप ये सोच के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शन ए, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। क्या इंपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस करके आप फ्री ट्रेड को बढ़ावा देंगे? ऑफ कोर्स देंगे। इंपोर्ट ड्यूटीज अगर रिड्यूस हो जाएंगी तो ऐसे में जो इंपोर्ट है वो सस्ता हो जाएगा, तो फ्री ट्रेड ज्यादा बढ़ेगा। जो लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे दूसरी कंट्रीज में, अगर वहां पे जो इंपोर्ट ड्यूटीज हो वो कम हो। तो इसलिए ये ग्लोबलाइजेशन में इंक्लूड है, क्योंकि ये फ्री ट्रेड को बढ़ावा दे रही है। दूसरा, एबोलिशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग। इंपोर्ट लाइसेंसिंग अगेन गवर्नमेंट पहले क्या करती थी कि वो लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू इंपोर्ट को लिमिट करने का काम करती थी, ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज है, घरेलू इंडस्ट्रीज, उनको बाहर से कंपटीशन का सामना ना करना पड़े। बट अगर हम इस इंपोर्ट लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर देंगे तो ऐसे में दोबारा ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन में शामिल है। देन फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्री फ्लो होना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि जो ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड, वो बहुत सुगम बना रहे। तो इसलिए ये तीनों ही चीजें ग्लोबलाइजेशन में इंक्लूड है। जो इंक्लूडेड नहीं है वो है ऑप्शन डी, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी। ये एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन का एक हिस्सा है। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है?
डिसइन्वेस्टमेंट को हिंदी में बोलते हैं विनिवेश, और इन्वेस्टमेंट सिंपल निवेश। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक सपोज आपने एक भूमि का टुकड़ा खरीदा, एक लैंड आपको दिखा, आपने उसे खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपने उसे खरीदा, तो आपने उसे खरीदा, आपने पैसा उस पर लगाया, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। अब अगर आप इसे बेचना चाह रहे हैं, सपोज आपको पैसा चाहिए इस टाइम पे किसी वजह से, तो आप उस जमीन को बेचना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, वो डिसइन्वेस्टमेंट होगा। अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, और प्रॉपर्टी खरीदना और प्रॉपर्टी खरीद के इकट्ठा करना वो इन्वेस्टमेंट है। जो आपके पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी है उसको बेचना डिसइन्वेस्टमेंट है। तो पब्लिक सेक्टर इक्विटी अर्थात जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, वो जब गवर्नमेंट बेचती है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा दिया जाता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का क्यों ये प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड है, कि जब गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें बेचेगी, या जब वो अपना उन पे जो हम उनके जो शेयर हैं, अलग अलग कंपनीज में जो गवर्नमेंट के शेयर हैं, उनको जब वो बेचेगी, तो उन्हें खरीदेगा कौन? उन्हें कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई प्राइवेट कंपनी खरीदेगी। तो इससे उस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी, ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट ना होके प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इसे बता दीजिएगा, मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर। भारत में जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है, ये कब शुरू किया गया था? वेल, इसका आंसर है, सही आंसर ऑप्शन सी, 1999 2000। तो मेनली कई बार क्या होता क्या है कि कई बार जो किसान है उनकी फसलें खराब हो जाती हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजन से। मानसून नहीं हो पाया सही से, बाढ़ आ गई, या फसलों में कीड़ा लग गया, या सही से उसकी देखभाल नहीं हो पाई, कई रीजन है जिन वजह से पूरी फसल एक ही बार में खराब हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1999 में 2000 में गवर्नमेंट के द्वारा ये एक नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की गई थी, जिसमें अगर गवर्नमेंट जो कोई भी जो फार्मर्स इस स्कीम का हिस्सा होंगे, वो ऐसे केस में जब उनकी फसल खराब हो जाती है, तो वो एटलीस्ट इस घाटे को मिनिमाइज करने के लिए अपना इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया इंक्लूड्स, जो मानव विकास सूचकांक होता है उसमें क्या चीजें शामिल है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही चीजें एसडीआई में शामिल की जाती हैं। जब एसडीआई, सबसे पहले तो क्वेश्चन आ सकता है कि एसडीआई कौन प्रिपेयर करता है, पब्लिश कौन करता है ये रिपोर्ट? तो ये पब्लिश करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि यूएन की ही एक एजेंसी है। ये एसडीआई पब्लिश करती है ना। ये कंट्री को इन तीन तरह से, इन तीन डायमेंशंस पे ये कंपनी किसी भी कंट्री को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उसकी जो परफॉर्मेंस है इन तीन एरियाज में, उसकी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये किस डायमेंशन के अंदर आता है? लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। हो सकता है कि कभी वो इन तीन ऑप्शंस की बजाय जो मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख रहा हूँ वो वहां पे दे दे, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। एजुकेशनल अटेनमेंट की जगह पे आ सकता है एक्सेस टू नॉलेज। एंड देन पर कैपिटा इनकम, जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मापने का तरीका है, तो उसकी जगह पे कई बार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सकता है। तो अगर ऑप्शन ये तीन ना आके ये तीन आए, तो भी आंसर सही ही होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। ये तीनों ही चीजों को मिलाकर किसी भी कंट्री की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है उसे मेजर किया जाता है, और फिर इस इंडेक्स में रखा जाता है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी वो 2020 में आई थी, और इसमें जो इंडिया की रैंक थी 131। हो सकता है कि वो रैंक पूछ दे कि इंडिया की जो एस डी आई 2020 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की क्या रैंक है। तो 131 इसकी रैंक, इंडिया की रैंक थी। इसमें नॉर्वे ने टॉप किया था, ये भी याद रखना आपको जरूरी है। तो ये था एसडीआई के बारे में। इसे कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी पब्लिश करती है। अगला क्वेश्चन है, वेट लगाया जाता है। वेट क्या है? वेट आपने पढ़ा होगा, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स होता है वेट। ये लगाया जाता है कब? ये लगाया जाता है ऑन ऑल स्टेजेस बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल। तो प्रोडक्शन करने और सेल करने के बीच में जितनी भी स्टेजेस होती हैं, उन सब पे वैट लगाया जाता है। सपोज किसान ने गेहूं बोया, उसने गेहूं बो के गेहूं तैयार कर दिया है। अभी आपने एक मार्केट में गए, आप एक दुकान में गए, आपने वहां से ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर किया। तो ये ब्रेड ऑमलेट और ये गेहूं, इसके गेहूं के ब्रेड ऑमलेट के रूप में आप तक पहुंचने
का जो बीच में सारा प्रोसेस है ये क्या है। हम देखते हैं कि गेहूं है, गेहूं है किसी फैक्ट्री वाले को बेचा, उसने उसे पीसा, उसने उसका मैदा या आटा बनाया, देन उस फैक्ट्री वाले ने किसी ब्रेड बनाने वाले कंपनी को दिया, उसने उसको ब्रेड बनाया, उस ब्रेड वाले ने मार्केट में उसे ब्रेड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया, किसी दुकानदार ने खरीदा, उसे खरीद के उसने आपको ये ब्रेड एमलेट बना के दिया। तो ये जो सारा प्रोसेस था, ये सारे स्टेजेस के में हर स्टेज पे वैट लगा होगा, वैल्यू एडिड टैक्स लगा होगा। तो यही वो कहना चाह रहा है कि वैट लगाया जाता है ऑन ऑल स्टेजेस बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल। यहाँ प्रोडक्शन और सेल के बीच में जितनी भी स्टेजेस होती हैं, इन पर वैट लगाया जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। प्रेजेंटली 189 कंट्रीज वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं। तो ये फैक्ट है, सिंपल, आप इसे याद रख सकते हैं। व्हाट इज द टोटल बजटेड अमाउंट ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि आप जानते हैं कि गैस जो एलपीजी सिलेंडर बांटने से रिलेटेड एक योजना है, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जो विमेन्स होती हैं, उनको ये एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी कनेक्शन इनमें दिए जाते हैं। तो उसी का पूछ रहा है कि उसकी बजटीय राशि कितनी है। नाउ ये क्वेश्चन जो है ये है यूकेपीसीएस 2016 का, जो 2016 में जो यूकेपीसीएस का प्री हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि उतना रेलेवेंस आपके लिए नहीं रह जाए, या रेलेवेंस तो अभी भी उज्ज्वला योजना का सेम है, बट हो सकता है कि क्वेश्चन में अब वो कुछ और पूछे, अब जो बजटीय राशि हो वो बदली हो सकती है। बट ये क्वेश्चंस मैंने कई क्वेश्चन इस पीडीएफ में, ये जो सेशन है इसमें तैयार ऐड किए हैं, वो उनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आउटडेटेड है, जो कि जिनका कि रिलेवेंस अभी उतना नहीं है। हो सकता है कि वो 2014 का डेटा पूछ रहे हो, तो 2014 के डेटा का कोई रिलेवेंस नहीं है, बट वो मैंने फिर भी ऐड किए, केवल आपको ये दिखाने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब वो डेटा 2014 का ना मांग के 2020 2021 का मांग सकता है। तो ऐसे में आप, मेरा जो मकसद है वो ये है, आपको ये दिखाना कि किस ट्रेंड में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी ऐड किया। तो किसी भी योजना की बजटीय राशि वो पूछ सकता है। जो लेटेस्ट योजना है अभी आई है, ये तो 2016 में आई, लेकिन अभी जो नई योजना आई है, उनकी हो सकता है कि वो बजटीय राशि पूछ दे। खैर, आप समझ गए होंगे, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, 80 बिलियन डॉलर, 8,000 करोड़, जो कि हो जाता है, इतनी इसकी बजटीय राशि थी। तो 2016 में ये लॉन्च हुई थी, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 मई 2016 को ये लॉन्च की गई थी। तो ये भी एक फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन में इस बार वो ये पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट की गई, तो 2016। अगला क्वेश्चन है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। अभी जस्ट मैंने इससे पहले जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे, मैंने इसे डिस्कस किया। तो ये किस चीज पर आधारित है, मैंने आपसे कहा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तीनों ही चीजों पर यह आधारित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लिबरलाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण, अर्थात नई इंडस्ट्रीज खोलने के लिए पहले क्या था कि गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट थी, वो लाइसेंसिंग के थ्रू या फिर अदर जो ड्यूटीज होती हैं या टैक्सेस होते हैं, इनके थ्रू काफी कंट्रोल करती थी इंडस्ट्रीज का खुलना। लेकिन लिबरलाइजेशन के थ्रू इस प्रोसेस को काफी उदार कर दिया गया, काफी लिबरल बना दिया गया। अब इंडस्ट्री खोलना, फैक्ट्री लगाना, कोई कंपनी खोलना, कोई स्टार्टअप करना काफी आसान है। तो यही लिबरलाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन, पहले जो प्राइवेट कंपनीज का शेयर था इंडिया का, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें, वो काफी कम था। पोस्ट 1991 प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, और इसमें फिर ज्यादा से ज्यादा निजी कंपनियों को बुलाया गया कि आप कंपनियां खोलिए, उनके लिए जो रिलैक्शन, जो रेस्ट्रिक्शंस थे उन्हें हटाया गया। तो वही प्राइवेटाइजेशन था। फिर ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि अपनी कंट्री को बाहर का जो कंपटीशन है, बाहर के जो व्यापारी हैं, उनके लिए इंडिया के बाजार को खोलना हमारी दृष्टि से ग्लोबलाइजेशन था। और इंडिया के लिए भी जो बाहर का जो बाजार है, चाहे वो अमेरिका का बाजार हो, चाहे वो चाइना का बाजार हो, इसकी वो इंडिया के लिए खुल गया, तो वो ग्लोबलाइजेशन है। तो ये तीनों चीजें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसे कि शॉर्ट में एलपीजी कहते हैं, ये तीनों चीजें 1991 की जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इसमें सम्मिलित थी। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगेन। तो इस तरह से मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। अभी इससे पहले भी एसडीआई क्वेश्चन था,
और सेम यहाँ पे एसडीआई का क्वेश्चन अगेन आ गया है। वो कह रहा है यहाँ पे कि इट्स अ कंपोजिट इंडेक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए सेम चीज क्वेश्चन पूरी तरह से रिपीट हो गया, ऑप्शन बस बदल गए हैं। वहां पे उसने इन तीन ऑप्शंस को अलग अलग रख के ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर दिया था। यहाँ पे उसने इन तीनों ही ऑप्शंस को सही में एक साथ रख दिया है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट, पर कैपिटा इनकम, ये तीनों ही मानव विकास सूचकांक के कंपोजिट इंडेक्स होते हैं। मानव विकास सूचकांक इन तीनों का एक कंपोजिट इंडेक्स है। तो ये चीज तीन चीजें नाप के हम एसडीआई इंडेक्स बनाते हैं किसी भी कंट्री का। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। यहाँ पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैं वही मेंशन कर देता हूँ कि एक होती है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट जो कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स पे बेस्ड होती है। एक है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो ये वर्ल्ड और ये ग्लोबल में कंफ्यूज मत करिएगा। ग्लोबल वाली जो रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, ये आईएमडी पब्लिश करता है। ये याद रखिएगा, कई बार इसमें हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जो जो हमारी जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है ये आईएमडी, आईएमडी क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। आईएमडी का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पब्लिश करता है। अभी हाल ही में 2021 में इसने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की रिपोर्ट पब्लिश की थी और इंडिया को इसमें कौन सा स्थान मिला था, 43rd रैंक इंडिया की इसमें आई थी। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, लेटेस्ट डेटा है 2021 का, हो सकता है एग्जाम में वो पूछ दे। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन जो है वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर द स्मार्ट सिटीज मिशन वाज लॉन्च्ड। स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किए गए थे, तो 2015 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 2015 में। और कई बार कोई पूछ रहा है मिनिस्ट्री को पूछ देता है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये शुरू किए गए हैं, किस मिनिस्ट्री की स्कीम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को। मेनली इस मिशन के तहत ऑब्जेक्टिव क्या था कि सिटीज का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, एक सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव जो सिटीज हैं उनके डेवलपमेंट को प्रमोट करना। अगला क्वेश्चन है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड केम इनटू फोर्स इन इंडिया ड्यूरिंग। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब भारत में लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 1 जुलाई, 1 जुलाई 2005 को ये लागू हुआ था। प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आप जानते हैं कि मेनली जो जितनी भी जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उनको रोकने के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है कई बार, उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग गलत तरीके से जो पैसा है वो इधर उधर ट्रांसफर ना हो। और इसके लिए जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है इंडिया की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर होती है। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसका डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसी के अंदर एक FIUIND करके, मतलब कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ये एक यूनिट होती है। ये रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर ये सारी चीजें जो डेटा है फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी होता है बाहर से फॉरेन से जो भी तभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है वो ये एक यूनिट देखती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, और देखती है कि वो जो पैसा आ रहा है वो एक सही मीन्स के थ्रू सही सोर्स से आ रहा है और क्या वो पैसा फिर सही जगह यूज भी हो रहा है या वो कोई किसी गलत रीजन की वजह से किसी गलत काम के लिए तो नहीं आ रहा है। तो ये वो चीजें देखते हैं। तो खैर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया था, 2005 में आया था। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो एनएससी कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, इसका गठन किया गया 12 जुलाई 2006। सही आंसर है। इसमें इसका जो क्या रीजन था, तो इसको जो गठित किया गया था, इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इस
पॉलिसीज को प्राइवेट पॉलिसीज मेनली पॉलिसीज मेकिंग के लिए जो स्टैटिस्टिकल मैटर्स मतलब कि ये आंकड़े क्या राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग क्या करता है कि आंकड़े इकट्ठे करता है डेटा एक सबसे ज्यादा तो ये डेटा कलेक्ट करता है ताकि उस डेटा का यूज किया जा सके पॉलिसीज फ्रेम करने में गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग सेक्टर के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसके लिए ये डेटा इकट्ठा करता है। और कई बार क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है ये किस कमीशन के जो रिकमेंडेशन थी उनके बेसिस पे गठित किया गया। तो इसका गठन किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे किया गया ये भी कई बार क्वेश्चन में आ सकता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए रंगराजन रंगराजन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसमें उन्होंने एनएससी की बात की थी और इसी रिकमेंडेशन के आधार पर एनएससी का गठन किया गया 12 जुलाई 2006 को। नाउ अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन द ईयर। तो ये भारत में जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम है ये किस वर्ष लागू किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो जो एमएसएमई एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट है ये 2006 में लागू किया गया था। मेनली ये क्या करता है ये जो अलग अलग एंटरप्राइजेस हैं उन्हें स्मॉल मीडियम माइक्रो इनमें क्लासिफाई करता है और फिर रेगुलेट करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2006। नाउ ट्राइसेम इज अ प्रोग्राम ऑफ ट्राइसेम किस चीज का प्रोग्राम है। ट्राइसेम की फुल फॉर्म आपको बताऊं तो ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे लिख देता हूं ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये ट्राइसेम की फुल फॉर्म है और ये किस तरह का प्रोग्राम है नाम से ही पता लग गया आपको रूरल डेवलपमेंट से क्योंकि यहाँ पे आया है रूरल यूथ के लिए। तो रूरल डेवलपमेंट से ये रिलेटेड एक प्रोग्राम है। इसमें मेनली जो 18 से 35 साल के जो एज ग्रुप है इसके बीच के जो लोग हैं और बीपीएल कैटेगरी से हैं तो इसमें आपको टेक्निकल और कुछ बिजनेस आपको नॉलेज दी जाती है प्रोफेशनल एजुकेशन आपको दी जाती है ताकि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ काम कर सकें। और ये स्कीम कई बार पूछ देगा कि कब स्टार्ट की गई। तो स्कीम ये बहुत पहले स्टार्ट की गई थी वो काफी पुरानी स्कीम है 1979 में 15 अगस्त 1979 में ये स्कीम स्टार्ट की गई थी ट्राइसेम। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फोर्थ फाइनेंस कमीशन द परसेंटेज शेयर ऑफ स्टेट इन द नेट प्रोसीड्स ऑफ द शेयरेबल सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू शुड बी। तो चौथे वित्त आयोग के अनुसार साझा करने योग्य केंद्रीय कर राजस्व की शुद्ध आयोग में राज्य का प्रतिशत क्या होना चाहिए। ना सबसे पहले अगेन अभी 15वां फाइनेंस कमीशन भी अपनी रिपोर्ट लास्ट ईयर सबमिट कर चुका है। ये 14th का कमीशन काफी पुराने पेपर ऑफ फाइनेंस कमीशन का आया था। बट अगेन ये क्वेश्चन क्यों रखा गया इसीलिए रखा गया कि आपको ये पता लगे कि इस तरह से फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस होते हैं और फाइनेंस कमीशन में फिर एक बार मैंने इससे पहले के भी पॉलिटिक्स के जो पॉलिटिकल लेक्चर में मैंने फाइनेंस कमीशन की बात की थी कि ये आर्टिकल 280 में इसका मेंशन है। फाइनेंस कमीशन क्यों गठित किए जाते हैं ये रिपोर्ट तैयार करते हैं इस किस चीज पर जो टैक्स है उसका सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में किस तरह से टैक्सेस का बंटवारा हो इस पे ही रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसके लिए फाइनेंस कमीशन गठित किए जाते हैं हर 5 साल में गठित होते हैं। अभी 15वें कमीशन ने लास्ट ईयर 2021 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो फिर ये 14 कमीशन का मैंने क्वेश्चन शामिल क्यों किया है केवल आपको ये दिखाने के लिए कि इस तरह से वो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है उनको पूछ सकता है। और ऐसे 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं उत्तराखंड के एग्जाम्स में। ये पहला ही क्वेश्चन है बट इसके बाद भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि जो 14 फाइनेंस कमीशन था इसके द्वारा क्या सजेस्ट किया गया था कि कितना परसेंटेज शेयर ऑफ जो टैक्सेस है वो शेयरेबल मतलब कि स्टेट इन नेट प्रोसीड्स होता है शेयरेबल सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू होना चाहिए कितना परसेंट शेयर स्टेट का होना चाहिए ये वो पूछ रहा है। इसका सही आंसर है 42%। यही इस जो 14 फाइनेंस कमीशन था इसने रिकमेंड किया था। 14 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन वैसे कोई बहुत ज्यादा यूज के नहीं है अभी
ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेटा कोई बहुत ज्यादा यूज का नहीं है, बट फिर भी वाई वी रेड्डी 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। जो आ सकता है एग्जाम में वो है 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, क्योंकि ये लेटेस्ट कमीशन है 15th फाइनेंस कमीशन, और इससे पहले भी मैं इनका नाम आपके साथ शेयर कर चुका हूँ अलग अलग लेक्चर्स में। एनके सिंह, एनके सिंह जो थे ये हमारे 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। आर्टिकल भी याद रखिएगा, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत इसका प्रावधान है, तो 280 के तहत। नाउ अगला क्वेश्चन है, द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हैज बीन क्रिएटेड अंडर। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसके तहत बनाया गया है? ऑफ कोर्स नाबार्ड के तहत बनाया गया है। जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ये एक तरह का फाइनेंशियल प्रोग्राम है जो कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है, और ये फंड किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? नाबार्ड के द्वारा मेंटेन किया जाता है, इसीलिए ये नाबार्ड के अंदर भी है ना। ये काफी पुराना, एक तरह से बहुत काफी पुराना वो है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। 1996 के दौरान ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे कॉन्स्टिट्यूट किया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सुपर 301? सुपर 301 क्या है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिकन ट्रेड लॉ। अमेरिकन ट्रेड लॉ ये एक रैंडम क्वेश्चन आ गया क्योंकि उन्होंने प्रीवियस ईयर से कोई क्वेश्चन डाल दिया होगा, किसी दूसरे स्टेट के या किसी दूसरे ईयर के कोई एग्जाम रहा होगा, वहां से उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी किया है। क्योंकि अमेरिकन ट्रेड लॉ से इस तरह का कोई क्वेश्चन आने का कोई मतलब नहीं होता, बट फॉर योर जनरल नॉलेज मैंने इसे ऐड कर लिया कि सुपर 301 क्या है। ये एक अमेरिकन ट्रेड लॉ है। अगला क्वेश्चन कि द इंडियन ग्रीन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू सार्क मेंबर कंट्रीज इज सिचुएटेड एट। तो सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ स्थित है? वेल, इसका सही आंसर है हापुड़, ऑप्शन सी, हापुड़ में ये स्थित है। ये 1958 में हापुड़ बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, which one of the following criteria has been assigned 7.5% weight by the 14th Finance Commission of India for tax sharing with the state? मैंने जस्ट कुछ ही क्वेश्चन पहले ये मेंशन किया कि किस तरह से फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन वो पूछ रहा है, जो आयोग है वो अलग अलग ग्राम्स में इन्हें पूछ रहा है। यहाँ पर दोबारा ये क्वेश्चन आ गया है कि क्या वो क्राइटेरिया है जो कि असाइन किया गया है 7.5% of it by the 14th Finance Commission of India for tax sharing with the state। तो किस चीज को ये दिया गया है? इसका आंसर है फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर को अलग अलग क्राइटेरिया इन्होंने दिया है अलग अलग चीजों को, तो फॉरेस्ट कवर जो है उसको उसका 7.5% टैक्स शेयर ये स्टेट के साथ करने की बात की गई है। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉरेस्ट कवर। नाउ इन विच ईयर वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फाउंडेड? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 1956। 1956 में एलआईसी स्थापित किया गया था, और ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही स्थापित किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट एक तरह से ये स्टेट ओन इंश्योरेंस कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बजट इज। किसी भी बजट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? वेल, ये सारे ही एक बजट के मेन ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। To ensure accountability, of course, to serve as a tool of management and to facilitate the economic analysis। ये तीनों ही किसी भी बजट की जो गवर्नमेंट बजट करती है, चाहे वो स्टेट बजट, स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो बजट पारित कर रही हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट पारित कर रही हो, ये तीनों ही उसके एक ऑब्जेक्ट होते हैं, एक उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन कॉमन कमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इन द वर्ल्ड 2000 इन द वर्ल्ड इन 2014? तो 2014 में विश्व में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का स्थान क्या था? इसका सही आंसर है 8वां, ऑप्शन बी, 8वां स्थान था। अगेन ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही गूढ़ क्वेश्चन है एक तरह से। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, और इन पे आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ सकती है, क्योंकि काफी वैसा डाटा है, काफी सेकेंडरी डेटा है, बट एक हल्की फुल्की नजर आप मार सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए। बट अगेन ये 2014 का डेटा है,
तो आपको 2014 का डेटा नहीं देखना, आपको 2020 या 2021 का डेटा, और 2020 का डेटा भी आपके लिए उतना रिलेवेंट नहीं है जितना कि 2021 का डेटा होगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया? तो भारत में जो श्वेत क्रांति थी उसका जनक किसे कहा जाता है? व्हाइट रिवॉल्यूशन आप जानते होंगे कि ये डेयरी से संबंधित है, दूध से संबंधित है, दुग्ध क्रांति ये है व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसका फादर इंडिया में किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है फादर फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। 1970 में ये व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, डेयरी जो हमारा डेवलपमेंट था, डेयरी डेवलपमेंट मूवमेंट, उससे रिलेटेड ये था, जिसमें मैंने तीन अलग अलग फेजेस में इसमें ये रिवॉल्यूशन लाया गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? मिल्क से रिलेटेड, 1970। अगला क्वेश्चन, या दैट्स इट, आई थिंक ये क्वेश्चन थे मेनली। ये पहला पार्ट है इको का जिसमें हमने इको के क्वेश्चंस को रिवाइज किया है। इसके अलावा एक और पार्ट आएगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा थे, तो इतने ही क्वेश्चंस को मैंने एक वीडियो में करा। इतने ही क्वेश्चन अगली वीडियो में भी होंगे जिन्हें हम रिवाइज करेंगे, और उसके बाद हमारा जो इको वाला सेक्शन है ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम अगले सब्जेक्ट की ओर चलेंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आते हैं तो आप ये वीडियो लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की आने वाली अदर वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप शेयर कर सकते हैं इस चैनल को, इन वीडियोस को अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको लगता है कि उनके लिए उनकी प्रिपरेशन में यूजफुल हो सकती हैं। और अगर आपके कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।